सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था वॉल्यूम करेक्शन वैन डर वाल्स इक्वेशन का, जिसमें मैंने बोला था कि जो वैन डर वाल ने दो करेक्शन किए थे। एक किया था वॉल्यूम करेक्शन जिसका जिसका कांस्टेंट वैन डर वाल कांस्टेंट b माना था और जो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक था प्रेशर करेक्शन, ठीक है। जो ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेशर करेक्शन, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, प्रेशर करेक्शन। ओके, देखो प्रेशर करेक्शन में क्या क्या था कि जैसे अगर मुझे पता है, क्योंकि एक तो ये पॉइंट मास का आइडियल गैस और इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये तो आप मान के चलो कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर ये कंटेनर का वॉल है, ठीक है, और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट मास है, ठीक है, एक तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा ये अपने फुल स्पीड से टकराएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये वाला आइडियल गैस वाला मॉलिक्यूल अपने फुल स्पीड से टकराएगा क्योंकि ये इसको खींच ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यही रियल गैस की बात करूं, अगर मैं इसी केस को रियल गैस के कंसिडर करूं, ये आइडियल था और रियल है। रियल गैस स्फेरिकल शेप का होता है, इनके बीच में और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। इसका मतलब ये अपने रिड्यूस्ड स्पीड से टकराएगा, मतलब फुल स्पीड से तो नहीं टकराएगा। किस स्पीड से टकराएगा, कुछ स्पीड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, बोलते हैं ना जाने नहीं देंगे तुझे, ये वही वाली स्थिति, क्योंकि इनका अट्रैक्शन इनके बीच में, भैया तू जा या उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि देखो वेलोसिटी कम होने से, यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम होने से मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा। इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। फोर्स कम होने से क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ का पी प्रेशर जो टकरा रहा है और यहाँ का प्रेशर पी है जब ये टकरा रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पी आई इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये जो मान लो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटरनल प्रेशर लिख सकता हूँ इन दोनों को। तो अगर मैं पी आई को लिख दूं पी प्लस बीटा, तो ये इसके बराबर होगा। क्यों? बीटा मतलब क्या हो जाएगा भैया, इंटरनल प्रेशर, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उन दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसी वही बीटा रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। अब ये बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्योंकि वहां हमने स्मॉल बी किया था, यहाँ पे हम बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ बीटा, कि आखिर ये बीटा कैसे कैलकुलेट, तो ये चीज आपको समझ में है कि फिर से समझा रहा हूं, रियल गैस में क्या होता है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो जो हम इंटरनल प्रेशर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जब टकराएगा, ये आप सोचो ना, इसको पीछे से खींच रहे तो ये अपने फुल स्पीड से तो इसके ऊपर नहीं टकराएगा। हाँ, अगर इसके प्रेशर, इसका जो इंटरनल प्रेशर और यहाँ से जो प्रेशर डेवलप हुआ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 110% पीआई के बराबर होगा, ठीक है। अब ये बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वॉल ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, ये है एस। देखो अगर मैं बोलूं कि एक कंटेनर में CO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कंटेनर में CO2 गैस लिया, तो CO2 गैस पूरे मॉलिक्यूल किसके होंगे, CO2 गैस के। तो मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल हो रहे हैं, एक वो CO2 मॉलिक्यूल जो कंटेनर से टकराने वाला है, मतलब कंटेनर वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराने वाला है, और एक वो CO2 मॉलिक्यूल जो इनको खींच रहा है, जो इसको अपने पीछे खींच रहा है, ठीक है। तो ये लेट इट बी, इसको मैं बी टाइप मान लेता हूं। हालांकि ए और बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, बस उस वही CO2 गैस मॉलिक्यूल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो CO2 मॉलिक्यूल जो कंटेनर, जो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा, और एक वो CO2 मॉलिक्यूल जो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जो टकराएगा नहीं कंटेनर, बाद में भले टकराएगा, बट एक फॉर इंस्टेंस टाइम के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इसको खींच रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसका मतलब ये हो कि जो वैल्यू ऑफ बीटा होगा इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बिटवीन ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अब इनके नंबर, एक तो इनके अट्रैक्शन का डिपेंड करेगा,
दूसरी बात इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो ये जितने भी नंबर होंगे इनके ये डिपेंड करेंगे इनके डेंसिटी के ऊपर कि भाई जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने ज्यादा क्या होगा, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं लिख देता हूं ऑल द मॉलिक्यूल, all the molecule present in the container will be of A type as well as B type of molecule, and their number depends on upon density of gas, ठीक है, that is n by v। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस को मैंने उसको मोल्स ऑफ द गैस में रिप्रेजेंट कर दिया n by v टाइप, ठीक है, क्योंकि गैस की डेंसिटी या कंसंट्रेशन एक ही बात मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई बात समझ में यहाँ पे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, ए और बी अलग अलग नहीं है, वो एक ही गैस है, ठीक है। बस ए मैंने वो टाइप मॉलिक्यूल माना जो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराने वाला है, और बी मैंने वो टाइप माना है जो उसको खींच रहा है, मतलब जो दूसरा मॉलिक्यूल जो कंटेनर से टकराने वाला नहीं है, और इनकी डिपेंड करेगी डेंसिटी इनके कंसंट्रेशन या इनके डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो यहीं पे एन वेट को मैंने मोल्स ऑफ द गैस से रिप्रेजेंट किया, तो ये भी कितना होगा, एन बाई बी होगा। नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी कितना होगा, एन बाई वी होगा, ठीक है। तो मैं बीटा को डायरेक्टली लिख सकता हूँ एन बाई वी इंटू एन बाई वी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये इंटरनल प्रेशर का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर। देखो ये जेई 97 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर बिटवीन द गैस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लगता है, इंटरनल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ रियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में रहता है। तो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो n मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जबकि a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट नोन एज, देखो ए और बी दोनों क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट ही है, ठीक है, नोन एज वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर फोर्स ऑफ attraction and it takes into account of molecular attraction, ठीक है। तो ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है क्या, कि भैया ये वैन डर वाल कांस्टेंट बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैन डर वाल बी कांस्टेंट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और वैन डर वाल गैस कांस्टेंट ए किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को। ये मतलब ये सिर्फ इंडिकेट ही करता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को, बी किसको इंडिकेट करता है, मॉलिक्यूलर साइज को, ठीक है। तो अब और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ए का क्या है। भैया से ए का
ये क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। देखो ए की वैल्यू सिग्निफाई क्या करते हैं, हमको पता है कि गैस को हम कभी भी गैस फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। तो वेंडर वाल ने जो करेक्शन दिया था कि भैया एक तो उसने प्रेशर करेक्शन दिया, दूसरा वॉल्यूम करेक्शन दिया, क्योंकि देखो गैस को हम जो भी प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो उसका कंडेंस्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। उसको गैस को हम कंडेंस करते हैं या लिक्विफाई करते हैं, एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो जो कंडेंस्ड फॉर्म ही गैस यूज करते हैं, इसका मतलब यहाँ से दो बातें क्लियर हो चुकी है कि जब आप उसको कंडेंस करते हो तो कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। आप 10 लीटर के गैस को कंडेंस करके आप मिनिमम आप कितना भी गैस गुजरे स्थिति रहेगा तो 1 लीटर गैस कंडेंस्ड आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो पहले वॉल्यूम हम जो मानते थे कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो गलत हो गई यहाँ पे। दूसरी बात क्या, क्योंकि गैस लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब जरूर उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वही बी इंडिकेट कर दिया वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल को, मतलब मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ओनली, ठीक है। और ए क्या इंडिकेट कर दिया भाई, अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जिस गैस की ए की वैल्यू, देखो हर गैस का अपना एक बी वैल्यू होगा और अपना एक ए वैल्यू होगा। दुनिया में जितने भी गैसेस है, लाइक 1 लाख गैसेस है, तो सबका उसका ए और बी दोनों वैल्यू होगा। और ये प्रैक्टिकली निकाले हुए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आप देखा कभी टेबुलर फॉर्म में, तो बहुत सारे गैसेस के, जब आप पीछे जाओगे ना एनसीईआरटी के एकदम बिल्कुल पीछे, तो उसमें देखना कि ए और बी दोनों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ए और बी दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो हर गैस का अपना बी का वैल्यू होता है और ए का वैल्यू। ए सिग्निफाई करता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, बी सिग्निफाई करता है वॉल्यूम ऑफ द गैस को सिग्निफाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसकी गैस की ए की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो गैस उतना इजीली लिक्विफाई हो सकता है। मतलब उसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम कंप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी ए की वैल्यू बहुत कम है, समझना ध्यान से, जिसकी ए की वैल्यू बहुत कम है उसमें मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसका उसमें और उसका मतलब उसका लिक्विफिकेशन जो प्रेशर जो होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा लिक्विफिकेशन प्रेशर। मतलब लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है भैया, जो प्रेशर आप डालते हो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली सोच रहे हो जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसमें थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, अपने आप अट्रैक्शन हो जाएगा, गैस लिक्विड बन जाएगा। लेकिन जिसमें अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत कम है तो बहुत कम है, तो आपको प्रेशर बहुत ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं हायर इज द वैल्यू ऑफ ए, हायर इज द वैल्यू ऑफ ए, higher is the value of A, easier will be liquefaction of gas, ठीक है। higher is the value पे easier will be liquefaction of gas, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि for ideal gas A क्या रहता है, 0 के बराबर रहता है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन रहता ही है। सो आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, सो आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिक्विफिकेशन प्रेशर। जिसको हम एलपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस इज नोन एज लिक्विफिकेशन प्रेशर, ठीक है। ये तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि लिक्विफिकेशन जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कंपैरिजन। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। कभी कभी 3-4 गैस दे देगा और आपको बोलेगा कि भैया कि इनमें से किस गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, इसका मतलब किस गैस के ए की वैल्यू ज्यादा होगी। इनडायरेक्टली मैं बोलता भाई 3-4 गैस दे देगा आपको, सपोज करो आपको बोलेगा इस गैस में, या तो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछता था कि यार इनमें से किस गैस का लिक्विफिकेशन सबसे आसान होगा, या तो ऐसा पूछता इनमें से किस गैस के ए की वैल्यू सबसे ज्यादा, मीनिंग तो एक ही है दोनों का, ठीक है। तो इसमें कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, ठीक है, ठीक है।
वो सेट ऑफ रूल क्या होता है वो अभी मैं समझाता हूँ। देखो पहले लिख देता हूँ, ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट whose numerical value whose numerical value should be given in the problem, should be given in the problem, should be given in the problem, but we can compare, but we can compare value of a for different gases, ठीक है। डिफरेंट गैसेस के लिए हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं। एक मिनट, ठीक है। डिफरेंट गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है। पहला रूल क्या आता है देखो, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज हायर फॉर, वैल्यू ऑफ ए इज हायर फॉर polar gases as compared to non polar gases। सपोज करो पहला रूल है, ठीक है, दिस इज रूल 1, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास एक गैस पोलर और एक गैस नॉन पोलर, तो ऑब्वियस से बात है नॉन पोलर के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है। पोलर नॉन पोलर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सब चीजें याद हैं, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर, ठीक है, तो पोलर के बीच में कुछ ना कुछ लोन पेयर होता है, ठीक है, चार्ज पेयर होता है, तो इस वजह से पोलर के बीच में अट्रैक्शन जल्दी हो सकता है, बट नॉन पोलर के बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ए ऑफ पोलर इज ग्रेटर देन ए ऑफ नॉन पोलर, ठीक है। अब जैसे पोलर में कौन सा हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, ठीक है, SO3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे क्या गैसेस है, पोलर। नॉन पोलर जैसे हो गया, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है। डाई मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, बाई मॉलिक्यूल आपके क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। चलो ओके, नाउ सेकंड रूल है कि मान लो अगर सेम नेचर का गैस है, चलो ठीक है, ये तो केस तब है कि जब पोलर नॉन पोलर दिया तब, लेकिन दोनों नॉन पोलर दे दे या दोनों पोलर दे दे तब कैसे कंपैरिजन करोगे, ठीक है। तो बिटवीन द गैसेस ऑफ सेम नेचर, बिटवीन द गैसेस ऑफ, सेकंड रूल कब होगा, जब सेम नेचर वाले गैसेस होंगे। बिटवीन द गैसेस ऑफ सेम नेचर, between the gases of same nature, higher is the molar mass of gas। याद रखना, जिसका ज्यादा हायर मोलिकुलर मास होगा उसकी A की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। हायर इज द molecular mass of gas, higher is the molecular mass of gas, more will be value of A, more will be value of A, ठीक है। या तो आप ऐसा बोल दो या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, लार्जर इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये सेम नेचर, या तो मोलर मास से देख लो या तो साइज से देख लो, एक ही बात है। लार्जर इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मोर विल बी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। जैसा सपोज करो O2 और N2 के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। O2 N2 पे देखो दोनों पोलर नेचर के, ठीक है। अब या तो O2 N2 का मोलर मास से कंपेयर करो या साइज से कंपेयर करो, बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है O2 का साइज बड़ा होगा N2 से, ठीक है, मोलर मास के केस में, ठीक है। SO3
SO2 और SO3, तो ऑब्वियस बात है मोलर मास SO3 का क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तीसरा रूल, ठीक है, तीसरा रूल क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच में, अगर इन गलती से ऐसा एलिमेंट आपके पास है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू उसी के, बाकी ये रूल सब नेग्लेक्ट हो जाता है, पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड रूल वाला प्रेफरेंस हमेशा पहले रहता है कि देख लोगे कि किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन bond is present, then force of attraction will be, then force of attraction will be high, then force of attraction will be high and higher will be value of A, and higher will be value of A। ठीक है, हायर विल बी वैल्यू ऑफ A, लाइक NH3 H2O, इनकी A की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन सा बना था आपको पता है, वो NF मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले ही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इवन से ओनली तीन ही, मतलब बेसिकली यही तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना क्यों हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो इसका एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया था कि हाइड्रोजन हीलियम का साइज बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा साइज होने की वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करना नामुमकिन होता है। ठीक है, नामुमकिन ही है उनके बीच में, इसलिए उनका ए का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 माना जाता है। देखो एग्जैक्ट 0 नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली उनका 0.00098 वैल्यू अप्रोक्सीमेटली रहती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 0 ही हुआ ना, तो इस तरीके से इसलिए हमेशा हाइड्रोजन हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, जब अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं तो नेगेटिव डेविएशन हो नहीं सकता। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या चाहिए, नहीं अट्रैक्टिव फोर्स, जब अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ H2 and helium, due to very small size of H2 and helium, their value of A is negligible, their value of A is negligible। ठीक है, ऑलमोस्ट A टेंस टू क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A, अरेंज द following in increasing order of A, arrange the following in increasing order of A। ठीक है, पहला है C2H6 CH4 C4 H10 C3H8। ठीक है, तो देख लो सेम, अब आपको कैसा कंसेप्ट, ये कौन सा रूल पे एप्लीकेबल है, सेकंड रूल पे। सेम नेचर वाले में मॉलिक्यूलर मास देखो, तो सबसे ज्यादा किसका मॉलिक्यूलर मास है, C4H10 का है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद C3H8 का होगा, उसके बाद C2H6 का होगा, और उसके बाद CH4 का होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा CH4 और CO2। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो कौन सा होगा, एक पोलर नेचर का है और एक नॉन पोलर नेचर का, तो ऑब्वियसली तो पोलर नेचर वाले का A की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, CH4 CO2 और NH3। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है,
क्योंकि अमोनिया में क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि N के साथ है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये होगा इसके A की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों में, और इन दोनों में इसकी A की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन। आपका फोर्थ वन क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, CH3 CH3 CH3। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम, यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन का है, हाइड्रोजन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तब कैसे करोगे? देखो तब ये वाला रूल याद रखना, लार्जर इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल मोर विल बी ए। तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है? जल्दी बताओ। ऑब्वियस बात है सी, ए का सबसे बड़ा साइज है, फिर इसका है, फिर इसका, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ते हैं साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। आपको हमेशा चेन देखना, चेन सबसे बड़ा किसका है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर, ये तो बात थी, अब आपका प्रेशर कितना हो गया? पी आई प्लस बीटा, पी प्लस बीटा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी, ये एक्चुअल प्रेशर होगा आपका रियल गैस का, ठीक है। तो फॉर 1 मोल के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस ए बाय वी एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब तो हमें वेंटर वाल गैस इक्वेशन की बात करूं तो प्रेशर मेरा कितना हो जाएगा? P प्लस ए बाय ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है, और V माइनस एन बी, ये वॉल्यूम था मेरा जो हमने निकाला था, इज इक्वल टू nRT। तो ये था n मोल के लिए। 1 मोल के लिए कितना होगा? फॉर 1 मोल के लिए अगर मैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन लिखूं फॉर 1 मोल के लिए, तो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, V माइनस बी, और इज इक्वल टू RT, इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कुछ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और उसमें 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस पूरे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ जेट फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मेरा वैन डर वाल गैस इक्वेशन है। प्रेशर को उसने ये करेक्शन किया था और वॉल्यूम को उसने ये करेक्शन किया था। प्रेशर में उसने इंक्लूड कर दिया अट्रैक्टिव फोर्स जो an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंक्लूड करता है, और उसने वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, कंटेनर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये मेरा एग्जैक्ट वॉल्यूम बचेगा, वही उसने करेक्शन किया था और उसी ने अपना क्या बनाया था? वैन डर वाल गैस इक्वेशन। अब देखो अगर वैन डर वाल पूरी तरीके से सही होता था तो ऑब्वियस बात है बाकी के गैस इक्वेशन नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी गलत था। हाँ बिल्कुल, देखो आपको ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये गलत है, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं। क्यों? अब ऐसा इसका एक रीजन, आप थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते होगे, अगर जिसको फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है उसको ये लॉजिक पता होगा कि जब मॉलिक्यूल दूर रहते हैं, देखो वैन डर वाल गैस इक्वेशन में सबसे बड़ा गलती क्या था? उसने सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर किया दो मॉलिक्यूल के बीच में, जबकि ऐसा नहीं होता। अरे भाई दो, एक लड़का और एक लड़की, जरूर नहीं हमेशा उनके बीच में प्यार ही डेवलप, कभी कभी लड़ाई भी तो होती है ना। अरे जिनके बीच में प्यार है उनके बीच में लड़ाई भी होगा। तो ऑब्वियस जब दो मॉलिक्यूल दूर है ना, तो दूर में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, लेकिन जैसे 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 वो पास आते जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स कम होते जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। एक समय के बाद अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाता है, मतलब जब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे ना, तो एक समय के बाद अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है, तो फिर से वो दूर चले जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट वैन डर वाल ने नहीं पकड़ा, इसलिए उसका ये इक्वेशन गलत था। हालांकि हमें डायटेसी और बर्थेलोथ इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, ठीक है, कि दूर में तो आपको अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, बट पास में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। तो कभी ना कभी जब पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी उनके ऊपर आएगा, तो उसने रिपल्सिव फोर्स कंसीडर किया ही नहीं था, और बिना रिपल्सिव फोर्स कंसीडर किए सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर करके उसने वैन डर वाल गैस इक्वेशन बना दिया था, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ जेट। अब मुझे अभी देखो, अभी तक मैंने जो जेड निकाला था वो किससे निकाला था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैंने निकाला था आइडियल गैस इक्वेशन से।
अगर मुझे वैन डर वाल्स इक्वेशन से निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है, ठीक है। पहला होता है लो प्रेशर, लो प्रेशर में आपको निकालना है, ठीक है। लो प्रेशर में आपको वैन डर वाल्स इक्वेशन निकालना है, ठीक है। लो प्रेशर में आपको टेम्परेचर मॉडरेट ही रखना, मतलब टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है, ठीक है। लो प्रेशर आपका वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब फिलहाल मैं इस इक्वेशन को नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। लो प्रेशर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, समझना, टेम्परेचर अपने कांस्टेंट रखा, प्रेशर लो है तो ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। ये किसी भी गैस का सेम नेचर होता है कि टेम्परेचर प्रेशर लो करने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाई होता है। तो इन द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर, इन द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर वॉल्यूम विल बी हाई। अब गैस का वॉल्यूम बहुत, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा इसका मतलब बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा में से इसको घटा भी दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये होगा कि इस कंडीशन में ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन नेग्लेक्ट, सो वी कैन neglect B with respect to V। आप ऐसा समझ रहे, प्रेशर लो कर दिया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई कर दिया, और ये बहुत ज्यादा, मान लो ये वैल्यू हो गई 1000 और ये वैल्यू है अगेन मान के चलो 2, तो 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, अप्रोक्सीमेटली 1000 मान ही सकते हैं। तो मतलब ये होगा कि V माइनस B जो होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, V होगा। अब अगेन पुट करो P प्लस a बाई बी स्क्वायर, मैं फिलहाल 1 मोल के लिए लेके चल रहा हूँ इक्वेशन को, P प्लस a बाई बी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, RT के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब P, अब मैं क्या करूँ, V मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, V PV प्लस a बाई बी इज इक्वल टू RT, तो मैं इसको लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू RT माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी। या एक काम करते, चलो इससे बेटर है कि मैं दोनों तरफ RT से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो PV बाय RT प्लस A बाय VRT इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों तरफ RT से डिवाइड किया, 1 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, PV बाय RT का वैल्यू क्या होता है, Z होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और 1 माइनस A बाय VRT, ये आपका फॉर्मूला बनेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का लो प्रेशर के कंडीशन में, ठीक है। 1 माइनस ए बाई वी आर टी। इसका मतलब ये हुआ कि लो प्रेशर के केस में मॉलिक्यूलर साइज हट जाता, मतलब लो प्रेशर के केस में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। इस केस में क्या करता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। ऐसे भी नहीं समझ में आता, देखो अगर ये पार्ट हटा दो तो ये आपको क्या दिख रहा है, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल केस, लेकिन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब अगर z की वैल्यू 1 से छोटी होती है कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, हाँ या ना, नेगेटिव डेविएशन होता है। नेगेटिव डेविएशन में आपको मैंने अभी सिखाया था कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल बी डोमिनेट। देखने से समझ में आ रहा है, इसका मतलब लो प्रेशर के कंडीशन में मॉलिक्यूलर साइज कभी भी डोमिनेट नहीं करता, उसमें कौन सा डोमिनेट करता है, ए डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ऐसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर वैन डर वाल्स कांस्टेंट, व्हिच वैन डर वाल्स कांस्टेंट विल बी एप्लीकेबल, ए और बी। तो ऑब्वियस बात है आपका आंसर क्या रहेगा, ए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें डिपेंड करेंगे अब ए के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर अब सपोज कर, अगर मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दिया, लेट्स से इनफिनिट कर दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/t क्या हो जाता है, 1/t, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब z अगेन बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि रियल गैस कभी भी हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस को फॉलो करता है। वो जहाँ से दिख भी रहा है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बिकम आइडियल गैस, ठीक है। चलो ये पहला कंडीशन था। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, हाई प्रेशर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाई प्रेशर की, ठीक है, सेकंड है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के केस में अगेन टेम्परेचर मैंने मॉडरेट ही रखा, टेम्परेचर मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया।
हाई प्रेशर के केस में क्या होगा, हाई प्रेशर के केस में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे समझो, समझो जब ऐसे समझो बात को कि हाई प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया, प्रेशर हाई होने का मतलब कोलिजन क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन बहुत ज्यादा टकरा रहा है। जब कोलिजन बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यही फैक्टर हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या हो चुका है, नेग्लिजिबल हो चुका है, तभी तो तुरंत तुरंत टकरा रहा है। प्रेशर ज्यादा हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स का कोलिजन वॉल के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, और वॉल के साथ कोलिजन तभी हो सकता है जब पीछे वाला उसको उतना ना खींचे, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स घट जाए। इसका मतलब ये होगा कि इन द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर ए की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन द कंडीशन ऑफ high pressure, in the condition of high pressure, a by v square term will be neglected with respect to p। इसका मतलब ये होगा p प्लस a बाय जो v स्क्वायर होगा वो उसको हम किसके बराबर लिखूंगा, p के बराबर। तो p v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। तो मतलब लिख सकता हूँ पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। तो अगर मैं आर टी से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी वी बाय आर टी माइनस पी वी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। तो पी वी बाय आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, z, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस पी वी बाय आर टी। तो देख लो अगेन यहाँ पे 1 से वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू कुछ तो रहेगा ना, तो ऑब्वियस बात है वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी, 1 से ज्यादा रहेगी मतलब ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। याद रखना हाई प्रेशर के केस में हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। और इस केस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लेक्ट हो जाता है, कौन से पार्ट। अब यहाँ पे z की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, z की वैल्यू b के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कौन सा डोमिनेट करेगा, मॉलिक्यूलर, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, मॉलिक्यूलर साइज। molecular size will be dominating factor, molecular size will be dominating factor। अगेन यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दूं तो 1 बाय टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन z बराबर 1। तो देख लो हर कंडीशन में हाई टेम्परेचर पे रियल गैस हमेशा किसको फॉलो करता है, आइडल। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर साइज भी क्या कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर के केस में ए वाला पार्ट भी नेग्लेक्ट हो जाता है और बी वाला पार्ट भी नेग्लेक्ट होता है, और ओवरऑल रियल गैस क्या हो जाता है, आइडल गैस के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो लास्ट फैक्टर जो है हमारा वो है हाई टेम्परेचर। अभी तक तो हमने क्या रखा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो क्या सिचुएशन होगा, तो कुछ नहीं, अगेन सेम कंडीशन। हाई टेम्परेचर किसके लिए स्टेबल होता है, आइडल गैस के लिए, मतलब गैस के लिए स्टेबल होता है। मतलब कोई भी रियल गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो वो आइडल गैस बन जाएगा, ना उसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा, ना उसका मॉलिक्यूलर साइज दो मैटर रखता है मेरे लिए, ठीक है। तो अगर मैं केस 3 की बात करूं, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के केस में क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम वाला पार्ट भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो ऑलरेडी खत्म ही हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और बी वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ओवरऑल पीवी इक्वल टू क्या हो जाता है, आरटी हो जाता है। तो ये आइडियल गैस का सिचुएशन हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन बिहेवियर, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्सेप्शन बिहेवियर हाइड्रोजन हीलियम क्यों होता है, ठीक है। मुझे पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का ए ऑलमोस्ट क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो अगर मैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन इसमें अप्लाता हूं तो ये वाला P तो ऐसे रहेगा और V माइनस क्या रहेगा, B इज इक्वल टू RT रहेगा, क्योंकि B वाला पार्ट नेग्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको उससे पहले बताया था हाइड्रोजन हीलियम का साइज बहुत छोटा रहता है जिससे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनमें नहीं हो पाता, लेकिन तो B वाला पार्ट आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो PV बराबर क्या होगा, माइनस PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो मतलब मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ Z इक्वल टू 1 प्लस PV बाय RT। मतलब ये हमेशा क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे एनी कंडीशन, हर प्रेशर के रेंज में ये हमेशा क्या शो करते हैं, पॉजिटिव
पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसलिए ये कभी भी लिक्विफाइड नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर था। कल हम लोग लास्ट लेक्चर करेंगे रियल गैसेस का, और आप देख भी रहे हो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ तो आप न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन गए तो बन गए, बट इसके ऊपर भी एमसीक्यू ही बनता है। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया, नए अलग से सॉल्व करिए, और ये कंडीशन याद। अब इसको याद करने का तरीका जो है, वैंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होता है मेरा, अगेन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा, मैं बोलूंगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, यही तीन कंडीशन होती है। तो देखो एबीसीडी में हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर मतलब समझ में आ गया भाई, हाई टेम्परेचर मतलब रियल गैस से आइडियल गैस हो जाता है। तो आई ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आता है, और ए और बी में कौन आता है, पहले ए आता है। तो एच वाले में हाई प्रेशर में ए वाला नेग्लेक्ट करना, लो प्रेशर में बी वाला नेग्लेक्ट करना। आई बस, तो अपने आप ये डिराइव करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि आपके ऐसा पूछ सकते हैं कि हाई प्रेशर में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, मॉलिक्यूलर साइज, लो प्रेशर में कौन सा डोमिनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपसे बने जाते हैं। ठीक है, तो बाकी की चीजें कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और कल लास्ट लेक्चर आएगा, प्लीज डीपीपी सॉल्व करते रहिए और डाउट पूछते रहिए। थैंक यू।